बिहार में इस वक्त जो गूंज सुनाई दे रही है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। इस वक्त भाजपा में जबरदस्त खलबली मची हुई है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो फैसला बिहार की विधानसभा में हुआ है इसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ने वाली है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। खबर क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बिहार में अब 75% आरक्षण और बिहार विधानसभा ने बगैर विरोध के इस बिल को पारित कर दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेला है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जातीय सर्वेक्षण के बाद यह आरक्षण दिया गया है। 75% आरक्षण यह सीधा परिणाम है जातीय सर्वेक्षण के बाद। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जातीय सर्वेक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही है। याद कीजिए, अमित शाह ने यह तक कहा था कि जातीय सर्वेक्षण एक छलावा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था दोस्तों। बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। दोस्तों, शॉकिंग बात यह है कि अमित शाह ने जो ये बात कही, जो अभी भी मैंने आपको सुनाई, ये सदन में बिल पेश करने से पहले उन्होंने कह दिया था, मुजफ्फरपुर में, इत्तेफाकन बिहार में। अब जब बिल पेश हो गया है, इसमें तमाम बारीकियां हैं, किसको कितनी हिस्सेदारी दी गई है, किसको कितनी भागीदारी दी गई है। अब अमित शाह ने यह जो बयान दिया था वो उनके गले की फांस बनने वाला है। मैं आपको बतलाने वाला हूं, कुछ देर बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों कि किसको, यानी कि किस जाति को उसके प्रतिशत के हिसाब से कितनी भागीदारी मिल रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन में, बिहार में अब 75% आरक्षण, बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। इसमें सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाए जाने की घोषणा की है। इसके बाद कैबिनेट ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, इस वक्त बिहार में जो आरक्षण है वो 50% है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीक, यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है। अब अगर 65% आरक्षण और 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण मिल रहा है, इसे मिला लिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये 75% हो जाता है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किसे अपनी आबादी के हिसाब से कितना मिला। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव रखा था कि सर्वेक्षण के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, जो आबादी का 19.7% है, उसे 20% आरक्षण मिलना चाहिए, जो मौजूदा 16% से ज्यादा है। शेड्यूल ट्राइब, जिनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 1.7% है, उन्हें आरक्षण 1% से दोगुना करके 2% मिलने वाला है। ओबीसी, जो आबादी का 27% है, उन्हें 12% आरक्षण मिलेगा। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, जो आबादी का 36% है, उन्हें 18% आरक्षण मिलने वाला है। नीतीश ने प्रस्ताव रखा है कि दोनों समुदायों को एक साथ 43% आरक्षण मिलना चाहिए। इन बढ़ोतरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण शामिल नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ बिहार में अब आरक्षण 75% बढ़ गया है। दोस्तों, ये जो एक ऐसा मुद्दा है, इसमें न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी लगे हुए हैं। और ये जो तालमेल है वो लगातार दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज कर रहे हैं, ये जो दांव इन्होंने खेला है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर आपको इसके मायनों को समझना पड़ेगा दोस्तों। कहने को इसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, मगर आप जानते हैं कि बार बार
तेजस्वी यादव एक चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि मैं जातीय सर्वेक्षण करवा कर रहूंगा और कोई नहीं रोक सकता। याद कीजिए अभी हाल ही में राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनते हैं। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। यही वजह है कि सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर। भाजपा को लग रहा है कि मुकाबला जो है वो मंडल बनाम कमंडल होगा, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भाजपा को यह लग रहा है कि कमंडल के सामने मंडल जो है वो बौना हो जाएगा। मगर यह भाजपा की खुशफहमी है, गलतफहमी है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी सभाओं में बार बार बुनियादी मुद्दों को जोर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो यह कह रहे हैं कि भाई आपको हिंदू मुस्लिम चाहिए या नौकरी चाहिए। जाहिर सी बात है, इस देश का युवा, उसे जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है अपने परिवार का पेट भरने को लेकर। अब वो नफरती मुद्दों में अपना भविष्य तो बर्बाद नहीं करेगा ना, जो भाजपा चाहती है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि आप लोग इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाएं। तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में कहा है कि आपको नौकरी चाहिए या हिंदू मुस्लिम, और युवाओं ने एक स्वर से इसका जवाब दिया था। याद कीजिए तेजस्वी यादव ने उस मुद्दे को कैसा रखा था। आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, नीतीश कुमार ने ये जो दांव खेला है, इसकी गूंज अब देश भर में सुनाई पड़ेगी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देगी? दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस आक्रामक अंदाज में तेजस्वी और नीतीश कुमार बिहार में सियासत कर रहे हैं, अखिलेश यादव को भी वैसा करना होगा। मुझे न जाने क्यों दोस्तों कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव के तेवरों में एक हल्की सी ढिलाई है। मैं जानता हूं कि मीडिया आपके खिलाफ है, मगर आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो तालमेल बिठाना पड़ेगा तेजस्वी यादव के साथ, जिसके जरिए आप उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक दस्तक दे सकें। क्योंकि इस वक्त जो सबसे दुखद बात है कि बहन जी यानी कि मायावती, बीएसपी इस वक्त भाजपा की बी टीम बन के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध आप कभी भी मायावती को करते नहीं सुनते। बहुत ही हल्के अंदाज में वो सामने उभर कर आती हैं। जब उनके सांसद कुंवर दानिश अली की बेइज्जती खुद रमेश बिधूड़ी ने की थी, तो आपको याद है तब मायावती की तरफ से एक हल्का सा बयान आया था, और उसके अलावा कुछ नहीं, शायद वो भी ना आया होगा। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अगर इस मौके पर बीएसपी कमजोर हो रही है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश इस मुद्दे पर उग्र तेवर अपनाएं, खासतौर से जातीय सर्वेक्षण को लेकर
उन्हें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाना पड़ेगा कि देखो बिहार में क्या हो रहा है। उन्हें यह बतलाना पड़ेगा कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ और आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 75% हो गया। जी हां, किस तरह से पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में नीतीश कुमार उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। बहुत दिलचस्प टाइम है दोस्तों, और एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में खेला हो गया है। याद कीजिए, पिछली बार लोकसभा चुनावों में बिहार में भाजपा और गठबंधन को मिली थी 38 सीटें। अगर माहौल में कोई बहुत ड्रामेटिक या नाटकीय परिवर्तन नहीं आया तो लोकसभा चुनाव बिहार से भाजपा के लिए एक बुरी खबर लाने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, साल से कम का वक्त है, और अब यह तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन नौकरियां और जातीय सर्वेक्षण, इन दोनों मुद्दों के सामंजस्य से भाजपा पर हमला बोलने वाली है, जो एजेंसीज के सहारे, पालतू मीडिया के सहारे, साम दाम दंड भेद और पैसे के सहारे विपक्ष पर हमला बोलती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।